तो देखो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल करेंगे। और अभी का जो रिसेंट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही खास जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तमिलनाडु गवर्नर है ना एन रवि को कि आपका जो तरीका है, आपका जो एक्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत था। और ये जो गवर्नर साहब हैं आर एन रवि, ये बहुत दिन से न्यूज़ में बने हुए हैं इन अपने हरकत के वजह से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी इनको स्पीच दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ ये नहीं पढ़ते हैं। दूसरा चीज़ है कि अभी रिसेंट टाइम में नेशनल एंथम नहीं बजाए गए, तो इसलिए बीच ही में छोड़ के चले गए। तो बहुत सारे कारण की वजह से ये न्यूज़ में बने रहते हैं। बहुत फ्रिक्शन होता है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ इनका। और अभी रिसेंट टाइम में भी बिल्कुल इस तरह का फ्रिक्शन देखने को मिला है कि जो 10 बिल, जो इम्पोर्टेंट बिल इनको भेजा गया, उसको इन्होंने पेंडिंग में रख दिया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोल दिया गया कि आपको पॉकेट वीटो लगाने का कोई अधिकार नहीं है। गवर्नर को पॉकेट वीटो लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 200 में जो 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन को रिड्यूस करके 3 ऑप्शन बना दिया गया है। एनीवे, हर चीज़ समझोगे। ये क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे देखो मामला क्या है। मामला क्या है, बहुत बोल्ड स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बोल्ड स्टेप है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का इंटरवेंशन दिखता है। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं ना बच्चे लोग, बैकग्राउंड क्या है इसका। तो यहाँ पे समझो, बैकग्राउंड समझो अच्छे से। तो बैकग्राउंड तो पहले ही बता दिए कि आर एन रवि, इनका बहुत फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है ना। देखो, इनको बिल भेजा गया, 10 बिल भेजा गया था, ठीक है, 10 बिल भेजा गया था। तो इन्होंने क्या किया, 10 बिल भेजा गया तो इन्होंने 10 मंथ तक पेंडिंग में रख दिया, लगभग 10-11 मंथ तक पेंडिंग में रख दिया 10 बिल को। उसके ऊपर कुछ नहीं इन्होंने कार्रवाई किया। उसके बाद फिर ये बिल क्या किए, रिकन्सिडर किए कि जाओ ये बिल हम साइन नहीं करेंगे, ये फिर से हाउस से रेटिफाई हो गया है। तो ये बिल फिर से बैक गया हाउस के पास, और फिर वहाँ से बहुत इमीडिएटली फिर से वापस आया इनके पास, आर एन रवि गवर्नर के पास आया। अचानक क्या हुआ आर एन रवि, क्योंकि सेकेंड बार यदि आए तो ये ड्यूटी है गवर्नर का कि उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, यही ना होता है नियम। मैं इन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए रख दिया, बताओ प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए रख दिया। ये तो संविधान का जो आर्टिकल है उसका तो प्रॉपर वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए, इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए गवर्नर जो है तमिलनाडु का, उसके ऊपर संज्ञान लिया और कहा है कि जो तुम प्रेसिडेंट को जो रेफर किए हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, गलत है। इसलिए जो 10 बिल जो आया था वो सब पास हो गया। जाओ, हाँ, 10 बिल पास, क्योंकि तुम्हारा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जब तुमको असेंबली ने बैक किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होना चाहिए था कि तुरंत तुमको एसेंट देने का। तुम कैसे रिफर कर सकते हो, तुम्हारा जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 10 एक्ट पास हो गया। बहुत बड़ा बात है ये। इसीलिए केरल का गवर्नमेंट, केरल का गवर्नर भी सर इसके ऊपर रिप्लाई दिया सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे काम करेगा तो पार्लियामेंट क्या करेगा। जो भी हो अपने जगह बात है, मैं जो भी हो, मगर यहाँ से ये है कि गवर्नर का दादागिरी नहीं चलने जा रहा है, बात खत्म। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अपना मर्यादा में रहे वो, ठीक है। क्योंकि जो भी है तमिलनाडु का जो सरकार है वो वहाँ का एस्पिरेशन है, उसका काम है बिल लाना, एक्ट बनाना। और बीच में यदि सांप की तरह कुंडी मार के कोई बैठ जाएगा और बिल को पास होने नहीं देगा तो वो भी गलत चीज़ है ना। हाँ, तो इसमें डायरेक्ट इंडिकेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी देखना है, अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं करना है, अपना पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं करना है। तो समझो बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि का जो कंडक्ट है उसको पकड़ के स्लैम्ड किया, झाड़ा है पकड़ के, और कहा है कि आपका जो तरीका है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, अभी तक 10 इंपॉर्टेंट जो बिल है उसके ऊपर क्यों नहीं लिए एक्शन अभी तक, आपको कायदे से एसेंट दे देना चाहिए था। कोर्ट ने ये भी पाया कि जिस हिसाब से बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया वो भी गलत था। जब बिल स्टेट लेजिस्लेटिव से रीपास्ड होके आया था तो कायदे से वहीं पे दे देना चाहिए था एसेंट,
समझे। तो इसलिए टॉप कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 10 बिल्स क्या है, 10 बिल जो है जो गया है वो सब क्या है उसको एसेंट मिलेगा। और कहा है कि जो प्रेसिडेंट का जो एक्शन, अब प्रेसिडेंट के पास जो पहुंचा, सोचो अब गौर करने वाली बात है, प्रेसिडेंट के पास जब रिफर कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास क्या हुआ था कि हु असेंटेड टू ओनली वन ऑफ द बिल्स, यानी कि 10 बिल में एक बिल को एसेंट कर दी द्रौपदी मुर्मू, 7 बिल को रिजेक्ट कर दी थी, और जो 2 बिल था उसको पेंडिंग में रख दी थी, यानी कि 10 बिल में एक ही बिल एक्सेप्ट की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में क्या हुआ कि 10 बिल पास हो गया, क्योंकि कोई अधिकार नहीं बनता है गवर्नर को रिकंसिडर करने का प्रेसिडेंट को, ये बिल एटलीस्ट। बात समझ गए ना। तो इसीलिए देखोगे स्टालिन का बहुत बड़ा बयान आया कि नहीं आया। हाँ, स्टालिन बहुत खुश था, जो भी है, क्योंकि जिसको इतना फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट आके इंटरवीन करे और कहे कि गवर्नर का जो पोजीशन है वो गलत है, तो अपने आप में एक दूसरे गवर्नर के लिए इंडिकेशन जाता। और अपोजिशन रूल्ड स्टेट, यहाँ पे ये सब ज़्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स रीजन है इसका। तो यहाँ पे देखो, तो थोड़ा समझो, थोड़ा सा संविधान का आर्टिकल समझो, आर्टिकल सब समझो। आर्टिकल 154 एंड आर्टिकल 155 जो संविधान का है, उसमें क्या बात लिखा गया है कि यस, गवर्नर का नॉमिनेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और गवर्नर कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होंगे। सही बात है, हम लोग पॉलिटी में भी पढ़े हैं इस चीज़ को, ठीक है। आर्टिकल 163 जो संविधान का है, उसमें यह कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर, यानी कि गवर्नर को अपने मन से काम नहीं करना है, उसको एड और एडवाइस से काम करना है। किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर के साथ। हाँ, इसमें कुछ क्लॉज है बच्चे लोग, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला क्लॉज है। क्या है इसमें, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज, यानी कि ये वाला जो क्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन तो है, चलो ठीक है, मगर पर्सनल डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, अपनी जगह सही है, मगर जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है वो सबसे बड़ा विवादित चीज़ है यहाँ पे। आर्टिकल 167 देखो, ये क्या कहता है कि बिल्कुल गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, समझे, ये मांग सकता है। यदि चीफ मिनिस्टर ने कोई भी, जैसे नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167 ही देखोगे, यदि चीफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लिया है बिना कंसिडरेशन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो गवर्नर ये भी बोल सकता है कि तुम काउंसिल से कंसिडर करके आओ अपना डिसीजन। तो बिल्कुल ये पावर तो दिया गया है, ये पावर सेम प्रेसिडेंट के पास भी पावर है। ये जहाँ तक सवाल है आर्टिकल 164 का, तो हम जानते हैं कि गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, जो मेजोरिटी में होते हैं लीडर, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं, बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 174 क्या है, आर्टिकल 174 पूरा गवर्नर को पावर देता है कि वो समन कर सकता है, प्रोड्यू कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है कोई भी विधानसभा। हाँ, बाय कन्वेंशन देखो, वो तब करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम को पूछ के, यदि वो मेजोरिटी में है तो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम यदि मेजोरिटी में है तो। आर्टिकल 200 में पहले कितना ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था ना, 4 ऑप्शन को रिड्यूस करके सुप्रीम कोर्ट ने 1-1.5 साल पहले क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया है कि अब कोई भी बिल गवर्नर के पास आएगा तो उसको या तो एसेंट दे सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या फिर वो रिटर्न कर सकता है हाउस को। मतलब जैसे ही हाउस ने भेज दिया तो फिर उसको एसेंट देना होगा। तो कहने का मतलब पॉकेट वीटो बिल्कुल गवर्नर के पास नहीं है। आगे देखो, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसे क्या निकल के आया है, तो कोर्ट ने फिर से याद दिलाया गवर्नर को कि जो गवर्नर है वो फ्रेंड है, गाइड है और फिलोसोफर है स्टेट का, वो हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, वो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो पूरा रोड ब्लॉक की तरह काम किया, जिस हिसाब से बिल को इतना लंबा पेंडिंग रख दिया, कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 200 का वायलेशन है, समझे, गलत चीज़ है ये, क्योंकि आर्टिकल 200 में केवल 3 ही विकल्प दिया गया है। तो गवर्नर इस तरह डिले नहीं कर सकता है लंबा समय के लिए। हाँ, जब आया तो उसका ऑब्लिगेशन है ये कि वो क्या करे, बिल को तुरंत दे, वापस करे। पॉकेट वीटो गवर्नर की बस की बात नहीं है, गवर्नर यूज़ नहीं कर सकता पॉकेट वीटो को, अब पॉकेट वीटो को कोई अधिकार नहीं है, समझे, ये चीज़ बोला गया है। और भी चीज़ क्या निकल के आया है, तो और जो चीज़ निकल के आया है कि गवर्नर को ये सोचना चाहिए कि जब कोई विधानसभा भेज रहा है तो वो एस्पिरेशन है पीपल का, वो इथोस है पीपल का। यदि डिले करोगे तो पीपल के अगेंस्ट में काम होगा इसमें।
तो डिले मतलब और भी बिल के ऊपर इतना डिले करना, इनडिफिनिट पीरियड के लिए डिले करना, 10-11 मंथ के लिए डिले करना ठीक नहीं है। ये तो हो गया कि पीपल का एस्पिरेशन को मारना हो गया, उसके वॉइस को ख़त्म करना हुआ, समझ गए। और हम जानते हैं इस बात को, गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है, कोई एब्सोलूट और पॉकेट वीटो नहीं है। वो किसी भी रूप में बिल को विथ होल्ड नहीं कर सकता है। गवर्नर अपने मन से पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ नहीं कर सकता है। जब रिटर्न किया गया था तो उसको तुरंत एसेंट देना चाहिए था। कैसे, एक तो 10 बिल आपने लगभग 10-11 मंथ तक आपने पेंडिंग रख दिया। हाँ, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तब डर से भेजा था ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, इससे पहले जब बम्बई का जो पंजाब का जो केस सब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं रख सकते हो। तब आनंद फानंद में तब भेजा था ये हाउस को रिकंसिडर करने के लिए। मैं जैसे हाउस ने फिर से लौटाया इमीडिएटली, तो प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो गलत चीज़ है। इसी को संज्ञान लेने के लिए आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया और कहा है कि जो 200 बिल जो है जो प्रेसिडेंट के पास गया वो डीम टू बी पास्ड। तो गवर्नर अचानक अपना माइंड इस तरह चेंज नहीं कर सकता है, समझे, कैनॉट चेंज हिज माइंड, इस तरह चेंज नहीं कर सकता है। जब पहले शुरू में भेजा गया था तो उसको एसेंट देना ही चाहिए था, समझ गए। तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम भी सेट कर दिया गवर्नर के लिए, सभी गवर्नर के लिए। गवर्नर के पास बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, गवर्नर के पास मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम है। जैसे स्टेट कैबिनेट ने जो भी एड और एडवाइस दिया वो मानना नहीं मानना, मतलब नहीं मानना कौन है, ये 1 मंथ तक टाइम है, मानना तो पड़ेगा ही। 1 महीना तक का गैप है, उसको 1 मंथ तक वो डिसाइड करने में लगा सकता है समय, 1 मंथ। दूसरा क्या, 3 मंथ दिया गया है, इज गिवन टू रिटर्न द बिल विद अ मैसेज स्पेसिफाइंग हिज रीजन। यदि मान लो कि बिल को वो रिटर्न नहीं करना चाहता है, बिल को रिटर्न नहीं करना चाहता, कितना दिन के लिए नहीं कर सकता, 3 महीना के लिए नहीं कर सकता है ना। यदि मान लो कि गवर्नर सोचता है कि हम कैबिनेट एडवाइस है कि ये बिल पे एसेंट देना चाहिए, हम नहीं देना चाहते तो 3 मंथ तक के लिए हो सकता है, मैं उसके लिए रिटर्न रिप्लाई लिखना पड़ेगा 3 मंथ यदि आप विदहोल्ड करना चाहते हो तो। दूसरा क्या है कि गवर्नर हैज़ 3 मंथ, हाँ बिल्कुल, गवर्नर के पास 3 मंथ है कोई भी बिल को रिजर्व करने के लिए। अच्छा, प्रेसिडेंट अब मान लो कि तुम 10 महीना रिजर्व किए और उसके बाद 11 मंथ में तुम प्रेसिडेंट को भेज रहे हो, ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ओनली यू हैव 3 मंथ। यदि आपको कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर करना है तो आपको 3 मंथ के अंदर करना होगा। और दूसरी बात है कि द गवर्नर मस्ट ग्रांट एसेंट टू बिल रीपास बाय द, यानी कि यदि असेंबली ने फिर से रीपास कर दिया तो 1 मंथ के अंदर आपको साइन करना होगा, 1 मंथ के अंदर आपको साइन करना होगा। बड़ी बात, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी फिक्स कर दिया है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मैं ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हो कि ये जजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले समय में भी। दैट्स इट।